नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स में हम कंटिन्यू चल रहे हैं। नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, उग्रवादी युग। तो है जो मेन जो हेडिंग था या टॉपिक था उसका नाम था स्वाधीनता आंदोलन। इसके 3 चरण आते हैं, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग। इसी टॉपिक में हमने कल पिछली वाली क्लास में पढ़ा था उदारवादी युग। आज नया टॉपिक है उग्रवादी युग। इस उग्रवादी युग जो चैप्टर है इसमें हम अनेक प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएं को भी पढ़ेंगे। तो अनेक प्रकार की घटनाएं इस टॉपिक में आई थी, जैसे इसी टॉपिक में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अनेक टॉपिक्स क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको सबको इसी में क्लियर करेंगे। उग्रवादी युग, उग्रवादी युग की जो हेडिंग स्टार्टिंग से होती है वो पहला पॉइंट आता है इसका, वो है 1897 में। सबसे पहली जो क्रांतिकारी घटना थी 1897 में हुई। 1897 में प्लेग अधिकारी थे 2, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो रोग था वो था प्लेग। प्लेग जो रोग है चूहों से फैलता है और प्लेग रोग के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जा रही थी। तो प्लेग अधिकारी महाराष्ट्र क्षेत्र में थे। प्लेग अधिकारी, एक का नाम था कमिश्नर रैंड और एक थे मेजर एयर्टर्स। इन दोनों के द्वारा महाराष्ट्र में प्लेग के ऊपर रिपोर्ट देनी थी इन दोनों को। उस रिपोर्ट में इन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई। इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की जो मृत्यु हुई है वो प्लेग के रोग से नहीं हुई है। तो इन लोगों की गलत रिपोर्ट के कारण इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। उस समय महाराष्ट्र में चापेकर बंधु थे। ये अनेकों बार क्वेश्चन आते हैं, बर्टन बंधु, अली बंधु और एक है चापेकर बंधु। चापेकर जो बंधु थे इनमें पहला पॉइंट आ रहा है दामोदर चापेकर बंधु, यानी भाई। तो भाई थे ये दामोदर चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर और एक है वासुदेव चापेकर। दामोदर चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर और तीसरे हैं वासुदेव चापेकर। इन तीनों के द्वारा इन 2 कमिश्नर रैंड और मेजर एयर्टर्स की हत्या कर दी गई। ये उग्रवादी युग में क्रांति की प्रथम घटना है। ये उग्रवादी युग की क्रांतिकारियों की प्रथम घटना है। तो क्रांतिकारियों के द्वारा की गई प्रथम घटना कब की गई? 1897 में की गई। कहाँ पर की गई? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में की गई। किसके द्वारा की गई? चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, तीनों भाइयों का संयुक्त रूप मिलकर के बनता है चापेकर बंधु। इन तीनों ने मिलकर के कमिश्नर रैंड और मेजर एयर्टर्स की कर दी हत्या। ये उग्रवादी युग की पहली घटना है, क्रांतिकारियों की पहली घटना है। इसका जो चर्चा, प्रचार, प्रसार जो किया इस घटना का, वो बाल गंगाधर तिलक ने बड़े जोर शोर से किया था इस क्रांतिकारी घटना का। दूसरा पॉइंट आता है इसमें 1904 में वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में वीडी सावरकर ने एक सभा बनाई लोगों की, उसका नाम है वीर भारत सभा। तो 1904 में वीर भारत सभा गठन किया गया वीडी सावरकर के द्वारा। 1907 में भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा एक सभा बनाई गई, एक समिति बनाई गई। इसका नाम था अनुशीलन समिति। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस समिति का एक नारा था, वो नारा था खून के बदले खून। तो खून के बदले खून का नारा किस समिति के द्वारा दिया गया? अनुशीलन समिति के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा गठन किया गया था? वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। वीडी सावरकर की समिति का क्या नाम था? वीर भारत सभा। उसके बाद हमने कल ही पढ़ा था
कि भारत का पहली बार झंडा फहराया गया था 1907 में फहराया गया, मैडम भिक्काजी कामा ने फहराया। लेकिन भारत का पहली बार झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, परंतु भारत का पहली बार झंडा मैडम भिक्काजी कामा ने, महाराष्ट्र की पारसिन समुदाय की महिला थी, और ये जर्मनी के स्टुटगार्ट स्थान पर भारत का पहली बार झंडा फहराती हैं। तो ये क्रांतिकारी घटनाओं में ही पॉइंट आते हैं सारे के सारे। 1907 के बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इससे पहले हम एक पॉइंट 1907 से पहले 1906 का एक पॉइंट और पढ़ते हैं। 1906 में ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, 1906 में बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कल हमने कंटिन्यू पढ़ा था 1905 तक का बंगाल विभाजन, 1885 से लेकर के 1905 तक का टाइम पीरियड पूरा आया था। उसके बाद आ रहा है 1905 1897 की एक घटना आई, 1904 की, 6 की और फिर 7 की। 1906 में ढाका में बांग्लादेश में एक व्यक्ति है सर आगा खां और दूसरे हैं सलीम मुल्ला खां। इन दोनों के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। पूरी डेट है इसकी 30 दिसंबर 1906 को। ये कुछ पॉइंट्स हैं, पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। क्रांतिकारियों के द्वारा की गई पहली घटना तो 1897 में प्लेग अधिकारियों की हत्या करना। वीर भारत सभा का निर्माण किसने किया? वीडी सावरकर ने किया। अनुशीलन समिति का क्या नारा था और किसने गठन किया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का पहली बार झंडा किसने फहराया था? कब फहराया गया था? कौन से स्थान पर फहराया गया था? मुस्लिम लीग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। स्थापना किसके द्वारा की गई? सर आगा खां और सलीम मुल्ला खां के द्वारा की गई। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है 1907 में, जो हमने कल कांग्रेस और उसके अधिवेशन पढ़े थे उसी में कंटिन्यूटी है। 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था सूरत में। तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में। इस सूरत वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, इसमें अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इनके द्वारा जो यहाँ अध्यक्षता की गई थी उसमें कांग्रेस जो थी वो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, तो उद्देश्य क्या था इनका? आज़ादी, स्वराज्य प्राप्ति के लिए दो भागों में बट गई, यानी कि इनके पास दो विचारधाराएं आ गई। एक नरम दल की विचारधारा और दूसरी है गरम दल की विचारधारा। नरम दल और गरम दल। नरम दल वाले जो विचारधारा वाले लोग थे ये अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानते थे। कहते थे कि भारतीयों के लिए अंग्रेज जो है वरदान है, क्योंकि ये आए उस समय भारत का देखो विकास भी हुआ है। देखो जैसे उस समय रेल वगैरह चली, भारत में वाहन वगैरह चले, दूर संचार का काम स्टार्ट हुआ। पहले डाक व्यवस्था थी या दूत वगैरह होते थे, फिर डाक व्यवस्था भारत में लाई गई। उसके बाद दूर संचार वगैरह, सूचना प्रौद्योगिकी काम, ये अनेकों काम भी हुए थे। नरम दल वाले जो लोग हैं ये अंग्रेजों को भारत के लिए वरदान मानते थे। अंग्रेजों को भारत के लिए वरदान मानते थे। ये स्वराज्य की प्राप्ति को लेकर के नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गए थे। ये कहते थे वरदान है अंग्रेज भारत के लिए, और ये मानते थे इनको अभिश्राप। तो अभिश्राप कौन मानते हैं? गरम दल के नेता। ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास किया करते थे। अंग्रेजों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास किनको था? तो नरम दल के लोगों को। ये उनको न्यायप्रियता में अविश्वासी थे, तो उनको विश्वास नहीं था, ये लोग अविश्वासी थे। ये लोग कार्य क्या करते थे? अपील, दलील, वकील,
यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट में केस करना है या उसको पकड़ कर लेकर गए हैं तो उस पर अपील करो पहले, फिर दलीलें देंगे, फिर वकील आएगा। तो इस प्रकार से काम होता था इनका। लेकिन इनका जो कार्य था वो सीधे ही होता था असहयोग, अंग्रेजों की किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं करना। तो असहयोग और बहिष्कार करना, हम लोग अंग्रेजी सरकार की हर एक वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं। इनके 3 कार्य पॉइंट आया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नेता। तो इसके नेता कौन थे? कार्य के बाद आते हैं नेता। तो मेन तो नेता अपने को गर्म दल के पूछते हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और एक है अरविंद कुमार घोष। ये गर्म दल के नेता हैं। बाकी कांग्रेस के सदस्यों में से किसी का भी नाम आए आपको नरम दल में ही करना है। लाल बाल पाल, अरविंद कुमार घोष। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दल के नेता, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी आदि नाम। तो ये नाम आ रहे हैं नरम दल में। बाकी आपको 3 ये 4 नाम याद रखने हैं गर्म दल के। इन चारों के नाम जो भी बाद नाम आएंगे वो सारे नाम आपको नरम दल में करना है। हम पढ़ रहे हैं 1907 का सूरत अधिवेशन, उग्रवादी युग चैप्टर है। उस उग्रवादी युग में पहला पॉइंट जो अपना आया था, वो जो पॉइंट आया है वो पॉइंट कह रहा है कि प्लेग अधिकारी जो थे इनका पॉइंट आया। उसके बाद 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा वीर भारत सभा का निर्माण करना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करना, 7 में अनुशीलन समिति का बनना, मैडम भीकाजी कामा के द्वारा बनाया जाना, मैडम भीकाजी कामा के द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाना, 1907 का इस सूरत अधिवेशन जिसमें रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ये कांग्रेस 2 भागों में बट गई। किस उद्देश्य को लेकर के? स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के। एक नरम दल है और दूसरा है गर्म दल। मैं कह रहा हूं कि अलग हो रहे हैं 1907 में। इनका एकीकरण कब हो रहा है? तो ये एक कब होंगे? 1916 में। 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, अलग हुए 1907 में। नरम दल गर्म दल अलग हो रहे हैं 1907 में और एक हो रहे हैं 1916 में। लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल, साथ ही साथ मुस्लिम लीग, जिस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जो एक अलग से विचारधारा रखती है, नया संविधान नया देश इस प्रकार से, तो वो नरम दल गर्म दल मुस्लिम लीग 1916 में ये तीनों एक हो गए। किसके प्रयासों से एक हो गए? तो प्रयास थे श्रीमती एनी बिसेंट और दूसरे थे जो उस समय बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों के प्रयासों से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पंडित अंबिका चरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष थे, उसमें ये नरम दल गर्म दल और मुस्लिम लीग ने एक होकर के कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अलग हुए 1907 में, एक हो गए 1916 में। अलग हुए उस समय अधिवेशन सूरत का था, एक हुए तब है लखनऊ का। अलग हुए तब अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, एक हुए तब अध्यक्ष पंडित अंबिका चरण मजूमदार। किस उद्देश्य को लेकर अलग हुए थे? तो स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के ये लोग अलग हुए थे। कंटिन्यू चल रहे हैं। 7 के बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम देखिएगा, उस समय भारत में वायसराय थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड मार्ले।
और भारत के सचिव के रूप में काम कर रहे थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा यह एक्ट भारत में भेजा गया। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये कहा गया कि जितने भी भारत में हिंदू और मुसलमान हैं तो हिंदुओं के लिए अलग से चुनाव होंगे और मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होंगे। तो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की इसमें बात कही गई थी। इसको बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन आएगा, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का पिता किसे कहते हैं? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का पिता, तो इसमें वाइसराय कौन है? लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले को कहा जाता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का पिता। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की इसमें व्यवस्था की गई थी कि अलग से इनके चुनाव होंगे। ये है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 के बाद है 1911 में भारत की राजधानी परिवर्तन करना। भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसको क्या परिवर्तन कर दिया गया? नई दिल्ली कर दिया गया। उस समय जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग्स। तो लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता से नई दिल्ली कर दिया गया था। गर्मियों में इनकी जो राजधानी बनती थी वो थी शिमला। एक दिन के लिए केवल बनी थी भारत की राजधानी इलाहाबाद, और फिर बाद में इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग से राजधानी क्या बना दी भारत की? कलकत्ता से नई दिल्ली। तो केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। गर्मियों में भारत की राजधानी शिमला। तो ये क्वेश्चंस हैं। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कर दी गई। घोषणा कब हुई थी? 11 में। लागू कब हो गई? 1912 में। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा की गई थी। इसको हमने पहले देखा था कि लॉर्ड हार्डिंग्स जो थे इनकी सवारी पर बम फेंकने की प्लानिंग करते हैं। एक है जोरावर सिंह बारठ, एक है जी जोरावर सिंह बारठ, और दूसरे इसमें आते हैं रास बिहारी बोस। इन दोनों ने मिलकर के जोरावर सिंह बारठ और रास बिहारी बोस ने मिलकर के लॉर्ड हार्डिंग्स की सवारी पर बम फेंका था। तो उस पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि एकमात्र परिवार भारत का जो भारत भूमि को या भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए शहीद हो गया था वो था बारठ परिवार। जोरावर सिंह बारठ के बड़े भाई थे, उनका नाम था केसरी सिंह बारठ। उदयपुर में इनका जन्म हुआ। इन्हीं का जो भाई है उसका नाम है केसरी सिंह बारठ का जोरावर सिंह बारठ, क्रांतिकारी नेता थे। तो बारठ परिवार वह है जो भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए शहीद हो गए। केसरी सिंह बारठ का पुत्र है जिसका नाम है प्रताप सिंह बारठ। ये तीनों हैं, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ। यह बारठ वह परिवार है जो भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए शहीद हुए थे। जोरावर सिंह बारठ जो है इन्होंने बम फेंकने की प्लानिंग बनाई थी यहाँ पर। जब लॉर्ड हार्डिंग्स की गाड़ी की सवारी निकल रही थी तो जोरावर सिंह बारठ जो है वो एक साइकिल होती है, साइकिल में टिप्पन था, उसमें बम लगा देते हैं और वो बम जो था वो जो साइकिल को धक्का लगा करके जोरावर सिंह बारठ वहाँ से भाग जाते हैं
और लॉर्ड हार्डिंग्स की गाड़ी से ना टकरा करके वह साइकिल दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, जिसमें इनके जो भी सेनापति वगैरह थे उनकी मृत्यु हो जाती है। जोरावर सिंह बार्ट को पकड़ने के लिए इनके ऊपर इनाम घोषित किया जाता है और बाद में शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है, भूमिगत रहते हैं। और इन्हीं की याद में आज जोरावर सिंह बार्ट की याद में 23 दिसंबर को शाहपुरा भीलवाड़ा में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ आपको मैं प्रताप सिंह बार्ट का। प्रताप सिंह बार्ट वह है जो केवल 11 साल का एक छोटा सा लड़का था। देखिएगा, इसका एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ। जोरावर सिंह बार्ट जब ये बम फेंकते हैं तो यहाँ से जोरावर सिंह बार्ट भूमिगत हो जाते हैं और फिर ये अपने जो भी निवास स्थान था शाहपुरा भीलवाड़ा यहाँ चले जाते हैं। तो इनके ऊपर सरकार ने इनाम घोषित कर दिया था कि इनको जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम घोषित किया जाएगा। तो अंग्रेज सरकार जो थी इनके पीछे लगी हुई थी कि बाद में इनको आसानाड़ा जोधपुर से प्रताप सिंह बारठ जो थे ये पकड़ में आ गए। इनके परिवार को इन्होंने कैच करना स्टार्ट किया, पकड़ना स्टार्ट किया। तो प्रताप सिंह बारठ जो था 11 साल का छोटा सा लड़का, इसको पकड़ा अंग्रेज सरकार ने और पकड़ करके प्रताप सिंह बारठ को आसानाड़ा जोधपुर की जेल में अमानुषिक यातनाएं दी गई। छोटे सा बच्चा है 11 साल का, और उस समय जो वहाँ के जेलर हुआ करते थे उनका नाम था चार्ल्स किविशलैंड। जेलर का नाम है चार्ल्स किविशलैंड। इस 11 साल के छोटे से बच्चे को आसानाड़ा जोधपुर की जेल में गिरफ्तार कर दिया गया। वहाँ उसको अमानुषिक यातनाएं दी गई। चार्ल्स किविशलैंड ने इसको कहा, तेरी माता तेरे को याद करते हुए दिन रात रोती रहती है, इसलिए तू अपने चाचा का, पिता का पता बता दे, या जितने क्रांतिकारी जो लोग रहते हैं उनका पता बता दे, तेरे को रिहा कर दिया जाएगा। तब इस छोटे से बच्चे ने, प्रताप सिंह बार्ट ने कहा कि मैं मेरी एक माता को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। एक माता को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। तब इस पर अमानुषिक यातनाएं और दी जाती हैं और बाद में प्रताप सिंह बार्ट उन ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं को सहते सहते वहाँ वीरगति को प्राप्त होते हैं, शहीदी को प्राप्त होते हैं। तब इसके पिता केसरी सिंह बार्ट के पास ये खबर पहुंची। तब इसने कहा कि अगर मेरे 100 बेटे और होते तो उनको भी मैं भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए शहीद कर देता, और मेरा एक पुत्र जो है, मेरे भारत माता का एक लाडला जो है वो भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए शहीद हो गया। चार्ल्स किविशलैंड ने कहा, वह छोटा सा नन्हा सा बालक हमारी यातनाएं सहते सहते मर गया, वह मर करके भी जीत गया और हम उसे मार करके भी हार गए। तो ये बारठ परिवार है। ये जो थे हमने बताया है आपको, सारा पॉइंट है। ये 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, 1911 का राजधानी परिवर्तन करना, ये इसी उग्रवादी युग चैप्टर में ही टॉपिक वाइज चल रहा है। आगे बात करते हैं। 1913 में एक पार्टी बनती है, उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। गदर पार्टी, ये गदर पार्टी बनी जो है, इसका गठन जो हुआ था वो हुआ है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थान पर। सैन फ्रांसिस्को स्थान पर, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थान पर 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया। ये गदर पार्टी क्रांतिकारियों को जो है वो मतलब कि प्रशिक्षण देती थी। गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे, देखिएगा, एक तो मैं कह रहा हूँ स्थापनाकर्ता और एक कह रहा हूँ अध्यक्ष। पेपर में स्थापनाकर्ता भी पूछा जाता है, तो स्थापनाकर्ता है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह आएगा जापान। कैप्टन मोहन सिंह आईएनए का गठन करेंगे। पहले आईएनए गठन रास बिहारी घोष करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा था जोरावर सिंह बार्ट के साथ मिलकर के, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग्स की सवारी बम फेंका था। ये रास बिहारी घोष बाद में सिंगापुर चले जाते हैं, वहां पर आईएनए का गठन करते हैं। यह कैप्टन मोहन सिंह ने गठन किया था और उससे रास बिहारी घोष ने खरीदा था। तो यह है सोहन सिंह। सोहन सिंह गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बना था 1913 में। इतना सा क्वेश्चन पूछेगा, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह थे, तो स्थापनाकर्ता कौन थे? लाला हरदयाल। 1913 का पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं 1919 में। एक एक्ट आता है 1919 का,
देखिएगा ये तो एक्ट तो वैसे हम तो इन सबको मैं अपने को जो लेवल जो टाइप है उससे के हिसाब चल रहा हूँ। ये 1873 से 1947 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिर्सिंग एक्ट, जितने भी एक्ट आए थे भारत को आज़ाद करवाने के लिए, वो पॉलिटिकल का चैप्टर आता है संवैधानिक विकास, उसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है 1900 कंटिन्यू चल रहे हैं उग्रवादी युग चैप्टर्स में ही। तो 1919 जैसे 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम आया था, वैसे एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम में है 1919 का अधिनियम। ये 1919 का जो अधिनियम था ये भारत के संविधान से संबंधित था। भारत का संविधान बनेगा या नहीं बनेगा, बनाएगा तो कौन बनाएगा, तो उस समय होती थी विधान परिषदें या उस समय होते थे सीसीआर। तो ये सदस्य जो होते हैं सीसीआर के सदस्य होते थे, विधान परिषदें होती थी। इन लोगों मिलकर के विधान परिषद और सीसीआर के सदस्य, या तो उस समय देशी रियासतें हुआ करती थी भारत में, वो देशी रियासतों के सदस्य मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। भारत को आज़ाद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो सब कुछ लिखा था 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम के बाद हमें एक टॉपिक आता है 1920 का, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। उस असहयोग आंदोलन जो था 20 से 22 तक कंटिन्यू चला था। इस चैप्टर को हम महात्मा गांधी के गांधीवादी युग चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। 1920 का जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कंटिन्यू चला, 22 तक चला था कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया, तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद कर दिया था। बंद होते ही उनसे कुछ नेता लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएंगे, क्रांतिकारी अलग दिशा में चले जाएंगे महात्मा गांधी को छोड़ करके, और कुछ लोग अलग जा रहे हैं। इन्हीं में से एक पॉइंट है 1923 में सीआर दास, चित्तरंजन दास, सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों महात्मा गांधी के विचारों से अलग हो जाते हैं। 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे इनके विचारों से अलग हो गए। इसी प्रकार से क्रांतिकारी वर्ग जो है वो भी धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। 1924 में एक नई कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। महात्मा गांधी के आंदोलन अलग पॉइंट है, ये क्रांतिकारी घटनाएं अलग पॉइंट है। लेकिन जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, उस समय क्रांतिकारी वर्ग जो था वो एक नई कमेटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। नए लोग मिलकर के अंग्रेज़ों को मार करके भारत को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी से संबंधित एक कमेटी बनती है HRA। HRA कमेटी का गठन जो था 1924 में होता है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो HRA का गठन हुआ था सचिंदर सल्याण की अध्यक्षता में। सचिंदर सल्याण के द्वारा लाहौर में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का क्या नाम आता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो HRA बनकर के आपके सामने आ रही है, ये HRA क्रांतिकारी जो लोग थे उन लोगों को ट्रेनिंग देती थी बम बनाने की, अंग्रेज़ों को मारने की, पिस्तौल चलाने की, उनके घर परिवार वालों को सहायता करने की, देश को आज़ादी की, स्वराज्य प्राप्ति की ट्रेनिंग दिया करते थे यहाँ के लोग। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में लाहौर में किया गया, सचिंदर सल्याण की अध्यक्षता में किया गया। अभी ये दो कमेटी है, HRA, दूसरी आएगी HSRA। दोनों इंपॉर्टेंट है, उनको भी कंप्लीट देखेंगे आगे चल करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट चल रहे हैं अपने, आगे देखते हैं। नई हेडिंग होगा आपका HRA। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन पूछता है काकेरी कांड कौन सी कमेटी के सदस्यों के द्वारा किया गया। बम फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर, तो वो कौन सी कमेटी के सदस्यों ने फेंका था। लाहौर में बनी, सचिंदर सल्याण की अध्यक्षता में या सचिंदर सल्याण के द्वारा बनाई गई थी।
इस कमेटी के अनेक सदस्य थे। जैसे इम्पोर्टेंट सदस्य की अपन बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इसमें शामिल हो गए। जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद किया, ये सारे के सारे लोग इस कमेटी के पास आते गए, यहाँ इनसे जुड़ते गए और देश को आज़ाद कराने का एक नया तरीका खोजने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, जयगोपाल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहेड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, आदि और भी थे। टोटल 564 के आसपास लोग इसमें शामिल थे, लेकिन अपने इम्पोर्टेंट यही हैं। HRA कमेटी के जो गठनकर्ता थे वो सचिंदर सल्याण थे। यहाँ इन सब ने मिलकर के एक बड़ा योगदान दिया देश को आज़ाद कराने का, क्रांतिकारियों को भारत में जोड़ने का। तो 1924 में कमेटी बनी, लेकिन इस कमेटी ने अपना कार्य एक किया 1925 में। एक कांड होता है, उस कांड का नाम आता है काकेरी कांड। काकेरी कांड ये क्या था, ध्यान से देखिएगा। तो यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी। यूपी के सहारनपुर से लखनऊ को एक ट्रेन जा रही थी, जिसका नाम सहारनपुर ट्रेन, शाही ट्रेन, ट्रेन 18 था। इस ट्रेन में क्रांतिकारियों को एक खबर लगी कि इस ट्रेन में खजाना भर कर के आ रहा है और हमें उसको लूटना चाहिए, ताकि हम बारूद, बंदूक या बम बनाने के लिए जितने भी साधन चाहिए होते हैं वो लेकर के आ सकें। तो 1924 में कमेटी बनती है। 1925 में इस कमेटी के सदस्यों के द्वारा काकेरी कांड किया गया। काकेरी क्या था, ध्यान से देखिएगा। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ रेलवे स्टेशन की ओर शाही ट्रेन या ट्रेन 18 को जाना था। यानी यहाँ से ट्रेन कहाँ जा रही है, लखनऊ जा रही है। बीच में एक स्टेशन आया, उस स्टेशन का नाम था काकेरी रेलवे स्टेशन। अब आप देखिएगा जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहेड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ये चारों सहारनपुर पहुंच गए और सहारनपुर इस ट्रेन 18 में बैठ गए। इन चारों को, बाकी और भी सदस्य हैं, इन चारों सदस्यों ने मिलकर के ये कहा कि जैसे ही काकेरी रेलवे स्टेशन आएगा वहाँ हम लोग चैन को खींच देंगे और जो जिस डब्बे में खजाना रखा होगा तब तक हम उस डब्बे के खजाने के बारे में जान लेंगे कि कौन से डब्बे में खजाना रखा है, उसके साथ कितनी सिक्योरिटी वगैरह आ रही है। और वहाँ पर हम लोग जैसे ही काकेरी रेलवे स्टेशन आएगा रात्रि के समय, तो लगभग 8:28 का वो समय था, तो उस समय हम लोग जो है वो ट्रेन को लूटेंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहेड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये चारों मिलकर के उस सहारनपुर ट्रेन में बैठ जाते हैं। और ये जो 4-5 अभी जो आगे नाम आ रहे हैं, ऊपर लिख रखे हैं, ये सभी जो है वहाँ पर काकेरी रेलवे स्टेशन के बाहर जंगल था, तो उस रास्ते में छिप जाते हैं, जंगलों में छिप जाते हैं। काकेरी रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आई थी, तब उस ट्रेन से उससे पहले ही यहाँ पर ट्रेन को खींच दिया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और भाई जैसे ही ट्रेन खींची, ट्रेन का चैन ट्रेन रुक जाती है, चैन खींचते ही तब इन लोगों ने उस पर आक्रमण किया और वहाँ से जो खजाना था या जितने भी वहाँ पर पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले थे, उन सब की इन्होंने वहाँ पर हत्या कर दी। और फिर हत्या करने के बाद इन्होंने क्या किया
कि 1925 में का कांड है काकेरी कांड। इन्होंने क्या किया, वहाँ से वो जो खजाना था, जिस डब्बे में खजाना था, उस ताले जो उस पर ताला लगा हुआ था उसको राम प्रसाद बिस्मिल ने तोड़ा। लेकिन तोड़ते समय राम प्रसाद बिस्मिल जो था वो अपनी लोई वहीं छोड़ करके आ गए। ये अपने मुंह को ढकने के लिए लोई ओढ़ करके वहाँ गए थे ताकि हमको पता ना चले, अंग्रेजों को पता ना चले किसने कांड किया है। ये जो तारीख है पूरी है 25 मई 1925 की तारीख थी ये। तो 25 मई 1925 को काकेरी रेलवे स्टेशन पर इन सब ने मिलकर के काकेरी कांड किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने वो खजाना जो है वो हथौड़ी से तोड़ा तो उसमें कुछ रुपए निकले। रुपयों की संख्या इतनी थी 7,900 रुपये। 4 इसमें इनको रिवॉल्वर मिली, इस डब्बे में से 4 रिवॉल्वर, 7,900 रुपये मिले। इनको लूट करके जब यहाँ से चले गए तो बाद में राम प्रसाद बिस्मिल की जो लोई थी, जो ट्रेन में छूट जाती है, उन ट्रेन में छूटी हुई उस लोई पर एक जो धोबी जो होता है, वो लोई जो थी, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, कपड़े जो थे उस समय धोबी से धुलाते थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल की जो लोई थी वो वहीं छूट गई थी, उस पर धोबी का निशान बना हुआ था। अंग्रेज़ों ने उस लोई को सबूत बनाया, उस धोबी के पास गए, धोबी ने उस पर बताया कि तो राम प्रसाद बिस्मिल की लोई है। अपना जो भी भाई खाता था उसको देख करके फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने के घर तक वह पहुंची और राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहां इनको अमानुषिक यातनाएं दी गई। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा राजेंद्र सिंह लाहेड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, इन चारों को भी वहां पकड़ लिया जाता है। इनसे चंद्रशेखर आज़ाद का पता पूछा जाता है। उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल ने गीत गाया था, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अनेकों बार क्वेश्चन आते हैं ये किसके द्वारा गाया हुआ गीत है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किस क्रांतिकारी के द्वारा गाया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा गाया गया। इन्हें यहाँ अमानुषिक यातनाएं दी गई, चंद्रशेखर आज़ाद का पता पूछा गया, इन्हें कहा गया कि तुम लोग तो आज़ादी के दीवाने हो, तुम लोग पागल हो चुके हो। तब इन्होंने कहा कि हम पागल हैं और पागल ही अच्छे हैं और भारत माता की आज़ादी के लिए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो हमें आज़ादी ही चाहिए। तो इस प्रकार से इनको वहाँ बाद में अमानुषिक यातनाएं दी जाती है और इनको 1928 में फिर क्या दी जाती है? फांसी। इन चारों को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन पूछता है काकेरी कांड के तहत किन किन को फांसी हुई थी? तो काकेरी कांड के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहेड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी। ये पॉइंट था आपका काकेरी कांड। ये किस कमेटी के द्वारा किया गया था? सचिंदर सल्याण के द्वारा बनाई गई कमेटी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ये कांड किया गया है। दोबारा से देखिएगा, रिकॉल कर लेते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंदर सल्याण के द्वारा लाहौर में बनाई गई थी। ये कुछ इसके सदस्य थे। इन सदस्यों को बम वगैरह लाने के लिए या बस जो पिस्तौल वगैरह लाने के लिए, बारूद लाने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी। इसके तहत इन्होंने सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई एक ट्रेन को लूटा जो अंग्रेज़ों का खजाना था, जिसमें केवल इनको 7,900 रुपये 4 रिवॉल्वर प्राप्त हुई। बाद में इनकी लोई वहाँ छूट जाती है, तब राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया जाता है। बाद में धीरे धीरे इन तीनों को गिरफ्तार करेंगे, इनको क्या दी जाएगी? फांसी। ये था उग्रवादी युग का अगला पॉइंट जो है HRA। ये कमेटी के सदस्य जो थे, बाद में जब इन लोगों को फांसी दी गई तो इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा और ये लोग धीरे धीरे अपने स्थान से अलग होते गए। उसके बाद क्या हुआ? उसी समय एक कमीशन भारत में आता है 1925 के बाद हम बात कर रहे हैं। 1927 में एक कमीशन भारत में एक कमीशन आया था। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत में आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। ये 7 अंग्रेज सदस्य भारत में आए
1919 का जो एक्ट था उसके ऊपर विचार करने के लिए, भारत को स्वतंत्रता देनी है या नहीं देनी इस पर विचार करने के लिए, और भारत के लोगों का संविधान, खुद का उनका संविधान बनना है या नहीं बनाना है इस पर विचार करने के लिए 7 सदस्यों का एक अंग्रेज़ों का दल भारत में आया, जो है साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। यह भारत में बंगाल, बम्बई, मद्रास जहाँ जहाँ गया इसका हर जगह विरोध हुआ। बाद में ये साइमन कमीशन के जो लोग थे इन्होंने कहा हम लाहौर चलेंगे, और लाहौर में उस समय HRA कमेटी इम्पोर्टेंट रोल निभाती थी, और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति थे वो थे लाला लाजपत राय। तो गर्म दल के नेता हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाहौर रेलवे स्टेशन पर जब ये 7 सदस्यों का साइमन की अध्यक्षता में दल पहुंचा, तब लाला लाजपत राय इस, अब नई कमेटी बन चुकी है देखिएगा HSRA, वो कमेटी थी HRA, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन इसका नाम आ रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस सोशलिस्ट का गठन हुआ था 1928 में, दिल्ली में इसका गठन हुआ था। और गठन करने वाले जो थे या संस्थापक थे वो थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। और HRA का गठन किया था सचिंदर सल्याण ने, और यहाँ पर HSRA का गठन किया है वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया है। साइमन कमीशन जब लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले लाला लाजपत राय ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह से मिलकर के यह कहा कि आप मेरा साथ दो, जब साइमन कमीशन भारत में आएगा तो साइमन कमीशन का हम लोग विरोध करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। और कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा, इसमें किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह ने इनकी बात मान ली, और भगत सिंह जो थे वो अन्य साथियों के साथ उसी भीड़ में जाकर के पीछे खड़े हो जाते हैं। लाला लाजपत राय के जस्ट पास जो क्रांतिकारी खड़ा था उसका नाम था जयगोपाल। जयगोपाल और लाला लाजपत राय जस्ट आमने आसपास खड़े हुए हैं। जयगोपाल का नाम इसलिए हाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये ही अभी आगे बताएगा कि लाला लाजपत राय की हत्या किसने की थी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में HSRA कमेटी के जो सदस्य थे ये लोग नारा लगा रहे थे यहाँ पर, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापिस जाओ, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान जो है वो हमारा है। साइमन तुम लोग वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, मुड़ जाओ साइमन, तुम विदेशी हो, जहाँ से आए हो वहीं पर उड़ जाओ। तो ये बात इन्होंने भगत सिंह के द्वारा और लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई। यहाँ पर लाला लाजपत राय जो थे अध्यक्ष थे नारा लगाने वाले या जो भी इस विरोध करने वाले थे इनका, तो लाला लाजपत राय के ऊपर विरोध करने के लिए स्कॉट जो था वो आया। स्कॉट अपने साथ दूसरा अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स लेकर के, स्कॉट और सैंडर्स ने मिलकर के यहाँ लाठीचार्ज कर दिया, और लगातार स्कॉट के द्वारा बार बार लाला लाजपत राय के सर पर लाठी मार मार करके और यहाँ पर उनको घायल कर दिया। लाला लाजपत राय जब यहाँ से वापस जा रहे थे घायल हुए तब, तो इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली, ये पेपर में लाइन पूछी जाती है किसके द्वारा कहा गया था, मेरे शरीर पर पड़ने वाली या मेरे सिर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में, अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील साबित होगी, कील साबित होगी।
तो ये किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने कहा। कब कहा है? लाहौर षड्यंत्र के तहत कहा। लाला लाजपत राय की बाद में यहाँ ये घायल हो जाते हैं, बाद में अस्पताल के दौरान इनकी मृत्यु, अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किस षड्यंत्र के तहत हुई? लाहौर षड्यंत्र के तहत। स्कॉट और सैंडर्स ने इनकी हत्या कर दी। तब जयगोपाल जो है वो लाला लाजपत राय के जस्ट पास में खड़ा हुआ है। जयगोपाल वो इसी HSRA कमेटी का सदस्य है। इसने बताया कि लाला लाजपत राय की हत्या करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम है स्कॉट। सैंडर्स ने भी लाठी मारी है, लेकिन ऑर्डर देने वाला कौन था? स्कॉट। बाद में स्कॉट ने ही बाद में उनके सर पर लगातार लाठियां मारी थी और इनकी हत्या हो गई। तो लाहौर षड्यंत्र के तहत साइमन कमीशन का विरोध हुआ। लाहौर षड्यंत्र के तहत ही लाला लाजपत राय की हत्या की गई। इसी लाहौर षड्यंत्र के तहत ही अब सैंडर्स को मार करके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद ये मिलकर के लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेंगे। तो अगला पॉइंट है HSRA जो कमेटी बनती है, ये कमेटी जो है ये आगे क्या कार्रवाई करती है? तो क्वेश्चन एक बार है कि षड्यंत्र के तहत लाला लाजपत राय की हत्या हुई। तो लाहौर षड्यंत्र के तहत, लाहौर षड्यंत्र के तहत लाला लाजपत राय की हत्या हुई, इसलिए स्कॉट और सैंडर्स ये जो थे इनके द्वारा इनको मारा गया था। तो इनको मारने की प्लानिंग की गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद HSRA कमेटी के सदस्य जो थे इन सब ने मिलकर के पर्चे बनाए और पर्चों में लिखा कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेंगे HSRA कमेटी के सदस्य, और ये सदस्य जो होंगे वो स्कॉट को मारेंगे। तो मारने की प्लानिंग किसकी है यहाँ पर? स्कॉट को। तो यहाँ एक पूरी तरीके से प्लानिंग की जाती है। ये लाहौर का मान लेते हैं अपन पुलिस स्टेशन था, लाहौर का है पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन के सामने ही स्कूल होता है, उसका नाम था DAV स्कूल, दयानंद एंग्लो विवेकानंद स्कूल। यहाँ पर एक चौकीदार बैठता था स्कूल के बाहर। चंद्रशेखर आज़ाद ने 2 दिन पहले, देखो प्लानिंग किस प्रकार से करेंगे स्कॉट को मारने की। चंद्रशेखर आज़ाद ने 2 दिन पहले ही इस चौकीदार को किडनैप किया और इसके कपड़े वगैरह पहन करके और खुद वहाँ चौकीदारी करने लग गया, ताकि मेरे को इनको पता चल सके कि यहाँ पर कितने अंग्रेज़ रहते हैं या जिनको मारना है स्कॉट वो यहाँ पर है या नहीं है, और कितने बजे उसकी छुट्टी होती है, ये सब जानने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जो है चौकीदारी काम करने यहाँ लग जाते हैं। इस पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे पेड़ थे। इन पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये सभी लोग, और जयगोपाल। जयगोपाल का काम इतना सा था, बटुकेश्वर दत्त भी इनमें शामिल था। जयगोपाल जो था उसने ही देखा था कि स्कॉट कौन है, उसने वो ही जानता है कि स्कॉट अंग्रेज़ कौन है। तो जयगोपाल जो होता है वो अपनी साइकिल की चैन जो था वो शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब स्कॉट छूटता था, स्कॉट सैंडर्स छूटते थे, तो उसी समय बाहर मतलब उसके टाइम के आसपास ही साइकिल की चैन को सुधारने लग गया यहाँ खड़ा होकर के पुलिस स्टेशन के बाहर ही। तब उसने इशारा किया कि स्कॉट पुलिस स्टेशन से आ रहा है। उसने इशारा किया कि पुलिस स्टेशन से कौन आ रहा है? स्कॉट। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और राजगुरु, ये दोनों आम आते हैं सामने, और स्कॉट के ऊपर सबसे पहली गोली चलाई राजगुरु ने, फिर इसके ऊपर 6 गोलियां चलाई भगत सिंह ने, और फिर 1 गोली चलाई इसके ऊपर सुखदेव ने। इस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने तीनों ने मिलकर के स्कॉट की हत्या कर दी। अब जैसे ही यहाँ पर गोली चली तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको डिफेंस किया, इनको बचाया, और वो इनकी गोली को जो अंग्रेज जो यहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल करके आए उनके ऊपर गोलियां मारने लग गई। बाद में सारे के सारे लोग इस दीवार को फांद करके, स्कूल की दीवार फांद करके यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक अखबार में ऐड डाल दी कि जो सिख एक लड़का है, सिख है, नाम नहीं बताया, नाम नहीं पता था उनको, लेकिन कोई सिख है, नौजवान सिख है, उसको हमें तलाश है, और उसके ऊपर 51,000 रुपए की इन्होंने इनाम रख दी। और चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी पहले इन्होंने इनाम रख रखी थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक कभी भी अंग्रेजी सरकार की गिरफ्तारी नहीं दूंगा, अंग्रेज सरकार जो है मेरे को पकड़ नहीं सकती और उनकी गोली से नहीं मरूंगा। तो यहाँ से जो है भगत सिंह को HSRA से यहाँ से निकालने की प्लानिंग करते हैं। भगत सिंह जो है अपने पिता सरदार किशन सिंह, तो इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह,
माता का नाम है विद्यावती कौर। तो इनके पास ही वापस पहुंच जाते हैं और इनके माता पिता जो थे वो लाहौर में रहते हैं। वहाँ गए, वहाँ पर जब इनका बेटा वापस घर आया तो इनको लगा कि हमारा बेटा आ चुका है, और ये इनको कहकर गए थे कि मैं तो देश को आज़ाद करवाने का सपना ले रखा है और मैं कॉलेज पढ़ता हूँ। और जब विद्यावती कौर और सरदार किशन सिंह जी के पास जब लाहौर पहुँचे भगत सिंह, तो इनकी शादी करने की तैयारी कर दी जाती है। वहाँ से भगत सिंह ने एक चिट्ठी लिखी रात्रि को अपने पिता के नाम कि पिताजी, मैं आपके जो भाई, तो सरदार किशन सिंह जी के भाई था जिसका नाम था स्वर्ण सिंह, ये भी क्रांतिकारी थे। ये वहीं अंग्रेजी सरकारों की जेल में रहते रहते इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। एक इनके भाई थे जिनका नाम था अजीत सिंह, ये अपन पढ़ेंगे इनका नाम अभी आगे आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। तो अजीत सिंह जी जो थे, ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं, रिहा मतलब कि जेल से छूट कर भाग जाते हैं और विदेश में चले जाते हैं। विदेश से पैसे जोड़ करके लाल लाजपत राय के पास पहुँचाते हैं, फिर HSRA के पास पहुँचाते रहते हैं। तो ये लोग भी वहाँ पर ही थे। इन लोगों के बारे में क्या बताता है भगत सिंह, कहता है जब शादी करते हैं तो भगत सिंह ने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे चाचा अजीत सिंह ने जब मेरा उपनयन संस्कार हो रहा था, जब मेरा उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं इस लड़के को भारत माता को आज़ाद करने के लिए बलिदान करता हूं। तो मेरी तो शादी भारत माता के साथ हो चुकी है। मेरी शादी जो होती है वो आज़ादी, भारत को आज़ाद करवाने के साथ हो रही है, आज़ादी के साथ मेरी शादी हो चुकी है। मेरी मौत भी यही है, आज़ादी भी यही है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। और ये लाहौर से निकल करके फिर से वहीं स्थान दिल्ली वगैरह आ जाते हैं और फिर इसी कमेटी के सदस्य दोबारा से सम्मिलित होते हैं। ये था लाहौर षड्यंत्र के तहत स्कॉट को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन मारा कौन गया? सांडर्स यहाँ जैसे ही मारा जाता है उसके बाद ये अंग्रेज सरकार जी तो इनके पीछे पड़ जाती है। लोग अपना वेश चेंज करते हैं और वेश चेंज करके अपना नया नया रास्ता ढूंढते रहते हैं। इनका जो मूल स्थान था जहाँ रहते थे वो एक समाचार पत्र निकलता था, प्रताप नामक समाचार पत्र। ये प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से निकलता था और ये निकालने वाले जो थे संपादक थे उनका नाम था गणेश शंकर वासुदेव विद्यार्थी। गणेश शंकर वासुदेव विद्यार्थी के द्वारा ये प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला जाता था, वहीं अपना पर्चा वगैरह छापते थे। तो इस प्रकार से HSRA ने लाहौर षड्यंत्र के तहत लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर के, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर के एक प्लानिंग की। प्लानिंग ये हुई इनकी कि हम लोग दिल्ली में उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, एक तरीके का एक कोर्ट था जिसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एक कोर्ट था। इस कोर्ट के जो कोर्ट चल रहा है, इस कोर्ट में हम जाएंगे और यहाँ जितने भी खाली स्थान है ना, उस खाली स्थान में हम जो है वो बम फेंकेंगे और खाली स्थान पर बम फेंकेंगे तो किसी को हानि नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं। या हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, बहरी काने हवा हमारी आवाज़ सुनो ये नारा लगाएंगे। जो अंग्रेज सरकार है उसको नीचा दिखाने का काम करेंगे और हमारा मीडिया में, अखबारों में नाम आएगा कि भगत सिंह के द्वारा यहाँ बम फेंका गया है। तो दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ ऊपर जो मंजिल थी, यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो ऊपर खड़े हो जाते हैं और यहाँ जो खाली स्थान था, इस खाली स्थान पर किसी व्यक्ति को हानि ना पहुँचे ऐसे बम बनाए इन्होंने और इन बमों को खाली स्थान पर फेंका गया और इन्होंने खुद वहां पर गिरफ्तारी दी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तो भगत सिंह का नारा पूछा जाता है पेपर में क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। शहीद आजम किसको कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। या इन्होंने पर्चे फेंके, उन पर्चों में लिखा था बहरी कानो हमारी आवाज़ सुनो, बहरी कानो हमारी आवाज़ सुनो। यहाँ इन्होंने पर्चे फेंके और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। उसके बाद इन्होंने खुद यहाँ गिरफ्तारी दी। दोनों ने गिरफ्तार होने के बाद इनको जब कोर्ट में ले जाया गया
तो वहाँ पर इनको मुकदमा इनको लगा था कि हमें एक माह बाद, क्योंकि खालिस्तान बम फेंक है, 1 या 2 महीने में रखेंगे जेल में, हमको निकाल देंगे। लेकिन इन पर जो मुकदमा चला वो मुकदमा चला लाहौर षड्यंत्र के तहत। फिर से बता रहा हूँ, लाहौर षड्यंत्र सबसे इम्पोर्टेंट है। साइमन कमीशन, लाहौर षड्यंत्र, विरोध, लाहौर षड्यंत्र, लाला लाजपत राय की हत्या, लाहौर षड्यंत्र, सैंडर्स की हत्या, लाहौर षड्यंत्र के तहत, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने भी वहाँ पर क्या है अपना खुद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग भी वहाँ कोर्ट में उपस्थित हुए। पहले केस चला भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ऊपर, तो इनका जो वकील था आसफ अली, उन्होंने इनको बचा लिया। बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो था, इन तीनों के ऊपर केस चलेगा। केस किस षड्यंत्र के तहत चलेगा? लाहौर षड्यंत्र के तहत। तो यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी थे उन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इनको अमानुषिक यातना दी गई। तब बाद में जो जयगोपाल, जो एक क्रांतिकारी था, जो जस्ट किसके बगल में वह खड़ा था? लाला लाजपत राय के बगल में। इस कोर्ट के बारे में किसने बताया था? जयगोपाल ने बताया था। जयगोपाल जो था ये वहाँ सरकारी गवाह बन गया और उसने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर के लाहौर षड्यंत्र के तहत सैंडर्स की हत्या की है। तो लाहौर षड्यंत्र के तहत इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की तारीख क्या निश्चित की गई थी? 24 मार्च 1931 इनको फांसी दी जाएगी। 24 मार्च 1931 को कहाँ फांसी दी जानी थी? लाहौर की जेल में। वहाँ इनको वहाँ अंदर डाल दिया गया। ये बात थी 1928 में। इन्होंने दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था 1928 में। लाहौर षड्यंत्र तहत 1928 में ही सैंडर्स की हत्या की थी, लेकिन इनको फांसी कब दी जा रही है? 1931 में। वहाँ जब ये जेल में थे तब वहाँ जेल में खराब भोजन दिया जाता था। उस खराब भोजन दिया जा रहा था तो उसी समय भगत सिंह की मुलाकात जतिन दास से हुई। ये जतिन दास वहाँ लगातार 64 दिन तक भूख हड़ताल कर रहे थे। उसी से भगत सिंह भी मिले और जतिन दास से मिलने के बाद भगत सिंह ने, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी क्रांतिकारी वहाँ थे, सभी ने कहा कि हम बिना अन्न जल ग्रहण किए भूख हड़ताल करते हैं। जब तक हमें अच्छा खाना नहीं मिल जाता, जब तक हमें लिखने के लिए यहाँ पर अखबार पत्र वगैरह नहीं मिल जाते, तब तक हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। बाद में जेलर का नाम था चड्डा। वो जेलर चड्डा जो है इनको पहले तो अमानुषिक यातनाएं देता है, इनको खाना पीना नहीं देता है, और बाद में जब इन लोगों के संघर्ष को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है, उनको खाने वगैरह पीने की व्यवस्था कर देता है। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन लाहौर जो जेल थी उसको क्रांतिकारियों ने 1-2 दिन पहले ही घेरना स्टार्ट कर दिया था। लाहौर जेल को क्रांतिकारियों ने 1-2 दिन पहले ही घेरना, क्रांतिकारियों ने, या हम कह सकते हैं कि वहाँ जो नौजवान वगैरह थे या पार्टी के लोग थे, HSRA कमेटी के सदस्य थे या इनके रिश्तेदार थे, सब लोग वहाँ इकट्ठा होने लग गए सिर्फ इनका चेहरा देखने के लिए। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कहीं ये लोग क्रांति ना कर दे, इस वजह से इनको 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी गई। शाम को 7 बजे लाहौर की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई और उसके बाद इनको वहाँ फांसी देने के बाद इन्होंने, उस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने रंग दे बसंती चोला गीत गाया था। फांसी देने के बाद इन तीनों के जो शरीर है उनको काटा गया, मतलब कि हाथ पैर गर्दन वगैरह काटा गया, बोरी में भरा गया। भर करके वहाँ जो जेल की जो पीछे वाली जो दीवार थी उस दीवार को तोड़ा गया। तोड़ करके एक से उसके अंदर जो है ट्रक आया, ट्रक के अंदर इनके जो लाश को बोरियों में भर कर रखा गया था, उनको ट्रकों में डाल करके पहले प्लानिंग की थी कि रावी नदी के किनारे इनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाद में इनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के किनारे किया गया। जो जेलर चड्डा था उसने इनके माता पिता को बता दिया, वो इनसे मिलने के लिए आए थे कि हमें एक बार चेहरा दिखा दो भगत सिंह का। तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे को तो फांसी दी जा चुकी है और उनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के किनारे किया जा रहा है। देखो, शाम को 7 बजे इनको फांसी दी गई सतलज नदी के पास। वहाँ इनको 10 बजे इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तो रात्रि का समय था, लोग वहाँ पर आग की मसाले लेकर के वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ जो है वहाँ पे 3 चिताएं जला रखी है। अंग्रेज़ जो है वहाँ आते हैं, अंग्रेज़ जो उनको जला रहे थे, भारतीयों को देख, जनता को देख करके वो लोग वहाँ इनके जले या ना जले, उन जले पूर्ण रूप संस्कार भी नहीं हुआ था कि उन लोगों ने उनका
जो हाथ पैर वगैरह जो भी उनको हाथ लगा वो सतलज नदी में फेंक दिया। इनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ उस समय वहाँ पर, और वहाँ पर जो अंग्रेज थे वहाँ से भाग जाते हैं। इस प्रकार से 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे सतलज नदी के किनारे इनको जो थी वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। ये पॉइंट आता है आपका उग्रवादी युग की घटना टॉपिक में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का। एक छोटा सा पॉइंट है चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी प्लानिंग की थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जेल से छुड़वाने के लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इन तीनों को जेल से छुड़वाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्लानिंग की कि अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी आएंगे, उनसे मैं मुलाकात करूँगा और उनसे मुलाकात करके इन तीनों को जेल से किस प्रकार से भगाना है, किस प्रकार से छुड़ाना है, ये इनकी प्लानिंग थी। और ये तारीख है 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931, यानी कि उन तीनों की फांसी से पहले। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पहुंचे थे। यहाँ अंग्रेज़ों ने चारों ओर से इनको घेर लिया और इनके ऊपर वहीं पर गोलियां चलानी स्टार्ट की। बाद में इनके पास एक गोली बची थी, उसी गोली से इन्होंने अपने आप को शूट करके अपना हत्या कर लेते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु हुई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, 27 फरवरी 1931 को हुई थी। इस प्रकार से ये एक टॉपिक है उग्रवादी युग की घटना का। पहला इसमें जो पॉइंट आता है प्लेग अधिकारियों का। दूसरा पॉइंट, वीडी सावरकर ने वीर भारत सभा का निर्माण किया, अनुशीलन समिति का निर्माण किया, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया, भारत की राजधानी परिवर्तन करना पॉइंट आया एक। उसके बाद अनेक घटनाएं ने 1924 का HRA बनी, 1928 में HSRA बनी, 1925 का काकेरी कांड किया, लाहौर षड्यंत्र हुआ, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई। तो एक छोटा सा आपका पॉइंट था, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।